नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। ईवीएस पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 18वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधे के विभिन्न भागों जैसे कि जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की विकल्पना की गई है। अब परिवार के सदस्यों से जब हम लोग पूछताछ करते हैं, परामर्श करते हैं विभिन्न प्रकार के जड़, तना और पुष्पों को जानने के लिए, तो वहां पर जो हमारे परिवार के अनुभव हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम लोग सीख रहे हैं। इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा विकल्प दिया गया है, विद्यार्थियों को भोजन के विषय में खुले मन से खोज करने के लिए अनुमति देना। तो खुले मन से खोज करने की अनुमति ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अनुभव जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके अनुभव से वो बंधा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, पाठ को अधिक आनंददायी और रुचिपूर्ण बनाने के लिए, देखिए रुचिपूर्ण बनाने के लिए और भी गतिविधियां हो सकती थी। यहां पर किसी दूसरे के अनुभव के आधार पर सीखने की बात की जा रही है। रुचिपूर्ण यानी इंटरेस्टेड बनाने के लिए बच्चे को कोई गेम खिलाया जा सकता था, कुछ कराया जा सकता था। केवल ये पूछना रुचिपूर्ण के लिए नहीं है, ये एकमात्र इसका उद्देश्य नहीं है। हमारा उत्तर नहीं होगा। भोजन संबंधी संप्रत्ययों को सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये एक तरीके से उससे संबंधित तो है, उसके बारे में सीखना तो है, लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्ट क्या उद्देश्य था टीचर का ये नहीं बता रहा है। एक ही विकल्प बचा, अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाएं। मिश्रित सहपाठी समूह मतलब कि मान लीजिए कि एक कक्षा में 5 दृष्टिबाधित बालक हैं, तो पांचों को ऐसे ग्रुप में डाला जाए जिसमें बाकी के जो सदस्य हैं वो देख सकते हैं। उस सेंस में कहा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चे प्रत्यक्ष तौर पर चीजों का अवलोकन करके परिवेश में देख करके सीखे। और चूंकि यहां पर बच्चा दृष्टिबाधित है तो देख तो सकता नहीं है, तो उसका खुद का अनुभव कैसे प्राप्त होगा? इंद्रियों के माध्यम से छू करके महसूस करे। ठीक है, केवल सहपाठी के माध्यम से बता देने मात्र से बच्चा नहीं सीखेगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 परिवेश को उस बच्चे के अनुभव से जोड़ने की बात करता है। यानी बच्चे का खुद का अनुभव होना चाहिए, सहपाठी का अनुभव इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वजह से निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, किसी कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय दें। ये ठीक तो है कि बच्चा दृष्टिबाधित है तो थोड़ा सा अधिक समय दिया जा रहा है, लेकिन हमसे प्रश्न ईवीएस के संदर्भ में पूछा जा रहा है। ईवीएस के रेफरेंस में बच्चे का अनुभव इंपॉर्टेंट है। जब तक बच्चा प्रत्यक्ष तौर पर देखेगा नहीं या फिर छू करके महसूस नहीं करेगा, तब तक बाकी चीजें एक तरीके से सपोर्ट जरूर करती हैं, लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं मानी जाएंगी। ठीक है, तो ये भी विकल्प नेगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा विकल्प देखिए, किसी भी कार्य को भागों में बांटें और प्रत्येक भाग को अलग पढ़ाएं। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि जब हम लोग किसी भी कॉन्सेप्ट को, बड़े कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे भागों में बांटते हैं तो उसको एक तरीके से को रिलेट करके पढ़ाते हैं, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाते हैं। और ये विकल्प क्या कर रहा है? अलग पढ़ाने की बात कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं बच्चे उससे संबंध नहीं बना पाएंगे और कहीं ना कहीं पूरे कॉन्सेप्ट को, जो बड़ा कॉन्सेप्ट था जिसको हमने छोटे छोटे भागों में बांटा था, उसको एक रूप में नहीं समझ पाएंगे। जब हम लोग उस सभी छोटे छोटे भागों को रिलेट करके पढ़ाते हैं, तभी बच्चा पूरे बड़े कॉन्सेप्ट को संपूर्ण रूप से समझ पाता है। यहां पर अलग पढ़ाने की बात की जा रही है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री को अधिक उपयोग करे। स्पर्शी यानी कि बच्चा छू करके खुद महसूस कर रहा है, और एनसीएफ 2005 बच्चों के परिवेश से जोड़ने की बात करता है। यानी प्रत्यक्ष अवलोकन के माध्यम से बच्चे को ईवीएस सिखाया जाता है। तो अब बच्चा तो दृष्टिबाधित है, देख तो सकता नहीं है, लेकिन कम से कम छू के तो महसूस करेगा। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण करते हुए पाठ का वह उपयुक्त स्तर जिस पर विद्यार्थियों का आकलन किया जाना चाहिए वह है। यानी कि पाठ पढ़ाते समय किस दौरान बच्चे का मूल्यांकन करना चाहिए, आकलन करना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया पाठ के अंत में, तो इसे हम लोग एक तरीके से जैसे सतत और व्यापक मूल्यांकन की परिकल्पना दी गई है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में। वो ये कहता है कि बच्चा जब पढ़ रहा है, अधिगम कर रहा है, उसी दौरान बच्चे का आकलन होना चाहिए। यानी असेसमेंट जो है वो बच्चे के टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होना चाहिए, उसके अंत का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए बच्चे को बीच पाठ में कोई कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है, तो आप इंतजार थोड़ी करेंगे। बच्चा मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं और उसी दौरान कोई प्रश्न पूछ रहा है, तो आप इंतजार थोड़ी करेंगे कि चैप्टर खत्म होगा तब मैं आपके डाउट का क्लैरिफिकेशन दूंगा। वहां पर जब बच्चे को डाउट हुआ, तुरंत आपको वहां पर बताना होगा। ठीक है, तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे को तुरंत बताने की बात नहीं कर रहा था, पाठ के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। दूसरा देखिए, पाठ के आरंभ में, ये भी निगेटिव है। क्यों निगेटिव है?
जब बच्चे का पाठ कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा लेंगे तभी तो जानेंगे कि उसको कोई समस्या आ रही है या फिर दिक्कत आ रही है या नहीं उस कॉन्सेप्ट में, उस चैप्टर में। बिना पढ़ाए आप कैसे जान सकते हैं कि बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है? तो पाठ के आरंभ में भी निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, जब विद्यार्थी आकलन के लिए प्रस्तुत हो, यानी जब बच्चों का मन हो, उस सेंस में कहा जा रहा है, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, क्योंकि बच्चे का तो मन कभी परीक्षा देने का होगा ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम के दौरान, यानी कि जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उसी दौरान अगर बच्चे को कुछ डाउट हो रहा है, बच्चे को कुछ कंफ्यूजन है, तो उसी दौरान उसका आकलन होना चाहिए कि आपको क्या दिक्कत है और उसकी दिक्कत को यहां पर टैकल करते हुए उसका समाधान निकालना चाहिए। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। इसी को सतत और व्यापक मूल्यांकन कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, आपको अपने विद्यार्थियों के पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निवेशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? ध्यान से समझिएगा। एज ए ईवीएस टीचर हमसे यह पूछा जा रहा है कि बच्चे का सबसे पहले असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है, और अगर जरूरत महसूस होती है तो पुनर्निवेशन देना है, यानी कॉन्सेप्ट को फिर से बताना है। तो कौन सा विधि आप चुनाव करेंगे बच्चे के आकलन के लिए? तो वो वाली विधि हमारी अप्रोप्रिएट होगी जिसमें बच्चे के आकलन को तुरंत किया जा सके, क्योंकि कक्षा में हम लोग हैं तो तुरंत उसका आकलन करके बच्चे को फिर से पढ़ाना भी तो है, यानी कम समय जो ले आकलन में, वही वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। पहला देखिए, कहा जा रहा है अवलोकन। अवलोकन में क्या होता है? प्रत्येक इंडिविजुअल बच्चे का टीचर के द्वारा अवलोकन किया जाता है। मान लीजिए कि कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक समय में टीचर 50 बच्चों का अवलोकन कर पाए? तो ये निगेटिव सेंस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रत्येक बच्चे का अवलोकन करने के लिए समय भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कोई गतिविधि कर रहा है या फिर कोई कॉन्सेप्ट बता रहा है, तो प्रत्येक बच्चे को अगर आप सुनते भी हैं तो 2 से 3 मिनट तो आपको लगेगा, और कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं तो 100 मिनट तो आपका ऐसे ही चला गया बच्चों का अवलोकन करने के दौरान। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लग रहा है। क्रम निर्धारण मापनी में क्या होता है कि 3 से 5 जैसे कि कई मापदंड बनाए गए रहते हैं कि बच्चे में ये कौशल है या नहीं, बच्चे में ये कौशल है या नहीं, बच्चे में ये कौशल है या नहीं, और सबका एक तरीके से 5 पैमाने पर बच्चे को रेटिंग दिया जाता है। जैसे कि पहले पैमाने पर कि बच्चा दूसरे का सहयोग कर रहा है नहीं, तो उसमें अगर हाँ कर रहा है तो टिक लगाया जाएगा। बच्चा ग्रुप में डोमिनेंट तो नहीं है, तो अगर इसमें भी टिक करना है, अगर हाँ है तो उसके बाद से तीसरा, इसी प्रकार से 4-5 बच्चों का मूल्यांकन करना होता है। तो यहाँ पर भी प्रत्येक बच्चे का इंडिविजुअली मूल्यांकन करना होगा अलग अलग, और कहीं ना कहीं 5 बार जब बच्चे से प्रश्न पूछेंगे तो उसमें भी समय लगेगा, और प्रत्येक बच्चे में ये अधिक समय लगेगा, हमारा उत्तर नहीं होगा। सहपाठी आकलन में क्या होता है? प्रत्येक बच्चे का जो सहपाठी है, उसके बगल में कलीग जो बैठा हुआ है, उससे जो पहले वाला बच्चा था उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि ये कैसा समझ रहा है, कितना समझ रहा है, तो इसमें भी ज्यादा समय लगेगा, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन हम लोग बात करें अगर जांच सूची की, तो जांच सूची में क्या होता है कि ये एक तरीके से रेटिंग स्केल की तरह ही होता है, लेकिन रेटिंग स्केल में जिस तरीके से 5 मापदंड थे, इसमें केवल एक ही मापदंड होता है कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि जो कॉन्सेप्ट कक्षा में पढ़ाया गया क्या आपको समझ में आया, आपको सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, सिर्फ हाँ या ना में। अब मैं कहूं कि जितनों को समझ में आया कक्षा में हाथ उठाए, तो मान लीजिए कक्षा में 50 में से 20 बच्चों ने हाथ उठाया और 30 बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, यानी मुझे यह क्लियर हो गया कि 30 बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। तो इसको जांचने में बहुत कम समय लग रहा है ना, बहुत कम समय लग रहा है, और तुरंत जांच करके कक्षा के दौरान ही हम लोग जांच करके बच्चे को फिर से कॉन्सेप्ट को पढ़ा सकते हैं, यानी पुनर्निवेश दे सकते हैं। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पर्यावरण अध्ययन में सीखने का आकलन का उद्देश्य क्या है? सीखने का आकलन क्या होता है? जो हमारे सत्र के अंत में जो फाइनल परीक्षा होती है उसे हम लोग सीखने का आकलन कहते हैं। यानी बच्चे का अधिगम हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, साल भर उसने सीख लिया है, अब कितना उसने सीखा है उसका अलग अलग तरीकों से हम लोग डेटा को कलेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि फाइनल एग्जाम के समय आपका वाइवा भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है, और आपके रिटन एग्जाम भी होते हैं। तो ये अलग अलग माध्यम है कि बच्चे ने कितना सीखा है उसके बारे में जानकारी एकत्रित करना, उसकी उपलब्धियों की जानकारी एकत्रित करना। ठीक है, चलिए चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। यह विद्यार्थियों के सीखने के बारे में सूचना देता है जिससे अगले चरण के लिए उन्हें सहारा दिया जा सके। अब यहां पर फाइनल एग्जाम की जब मैं बात कर रहा हूं, सीखने का आकलन फाइनल एग्जाम सत्र के अंत में, तो उसके बाद बच्चे को नहीं सिखाया जाना है। जितना सीखना था वो साल भर में सीख चुका है, तो अब सहारा की बात आएगी ही नहीं, सहारा अब उसको नहीं देना है। जितना सीखना था, जितना सहारा देना था, जितना हेल्प करना था, सब कुछ हो चुका है। अब सिर्फ बच्चे की उपलब्धि की जानकारी को एकत्रित करना है, सहारा नहीं दिया जाता है, निगेटिव हो गया। तीसरा देखिए, विद्यार्थी द्वारा नवीन ज्ञान में दक्षता प्राप्त करने की प्रगति के विषय में प्रतिपुष्टि देना।
तो यहां पर देखिए नवीन ज्ञान की दक्षता के बारे में प्रतिपुष्टि देना प्रगति के विषय में। तो अब यहां पर प्रगति की बात ही नहीं होगी, अब फाइनल डिसीजन सुनाया जाएगा कि आपने साल भर में कितना सीखा, आपका रिजल्ट कैसा, कितने प्रतिशत आपने पाया, आप पास हैं या फिर फेल हैं। ये फाइनल डिसीजन अब बच्चे को सुनाना है। यहां पर नवीन ज्ञान या पुराने ज्ञान की अब बात ही नहीं होगी। ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग है, ये भी गलत है, क्योंकि ये मूल्यांकन ही है। अब इसके बाद बच्चे का शिक्षण नहीं किया जाएगा, क्योंकि जितना शिक्षण होना था साल भर में हो गया। अगर यहीं सीखने का आकलन की जगह सीखने के लिए आकलन होता, यानी अभी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, उस दौरान हम लोग कह सकते थे कि यह मूल्यांकन की अपेक्षा शिक्षण का एक मार्ग होता है। लेकिन ये रचनात्मक मूल्यांकन की बात नहीं कर रहा है, ये योगात्मक मूल्यांकन की बात कर रहा है, समेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है, जो कि सत्र के अंत में होता है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षक विद्यार्थियों को उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्र कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बच्चे का प्रैक्टिकल के माध्यम से, वाइवा के माध्यम से, इसके बाद से रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से, बच्चे के विभिन्न अलग अलग विधियों के माध्यम से बच्चों की उपलब्धियों के विषय में जानकारी एकत्रित की जाती है कि बच्चे ने साल भर में कितना सीखा है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले हमारे देश में 10+2 सिस्टम लागू था, जिसके अंतर्गत पहले क्या होता था कि कक्षा 10वीं तक ये और इंटर 2 साल का होता था, ये कॉन्सेप्ट लागू था। लेकिन अब इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदल करके 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट लागू कर दिया गया है। हमसे प्रश्न प्राइमरी के बारे में पूछा गया, कक्षा 1 से 5 के बारे में पूछा गया है कि किस स्तर में होता है। ध्यान से समझिएगा, इसी स्तर में होगा कैसे, और इस स्तर में होगा कैसे। देखिए, इस स्तर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बुनियादी स्तर या फिर फाउंडेशनल स्टेज बोला है, और दूसरे स्तर को प्रारंभिक स्तर या फिर प्रिपरेटरी स्टेज बोला है। यही दोनों विकल्प हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो बाकी दो को हम लोग छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे। चलिए, पहला जो 5 डिनोट करता है वो क्या डिनोट करता है, सभी 5, 3, 3, 4 जो डिनोट कर रहे हैं वो वर्ष को डिनोट कर रहे हैं। तो पहला जो 5 था उसको भी 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है उसमें जब बच्चे की आयु 3 से लेकर के 6 साल होगी, यानी बच्चे 3 साल तक इस स्टेज में रहेंगे, जिसे हम लोग प्री प्राइमरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्री प्राइमरी। जैसे कि आप हिंदी मीडियम में देखते होंगे, माफ कीजिएगा, प्राइवेट में देखते होंगे, जिसे आप प्लेवे के नाम से जानते हैं। प्लेवे स्कूल में बच्चे जाते हैं, 3 से 6 साल के बीच में होते हैं उस दौरान। और जब बच्चे की आयु 6 साल की होगी तो पहली बार वो प्राइमरी में जाएगा। और अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे तो इसी प्री प्राइमरी यानी प्लेवे स्कूल को वहां पर आंगनबाड़ी के माध्यम से नाम से जाना जाता है। तो बच्चे की जब आयु 3 से 6 साल तक थी तब वो यानी 3 साल तक वो प्री प्राइमरी में पढ़ा। उसके बाद से इसका जो दूसरा स्टेज होता है वो होता है जब बच्चे की आयु 6 से 8 के बीच में होगी। तो इस दौरान कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। तो इस 2 साल में बच्चा प्राइमरी में रहेगा। और प्राइमरी में भी कहाँ? प्राइमरी में कक्षा 1 और 2 को। तो कक्षा 1 और 2 को पहले प्राइमरी में माना जाता था, अब इसको हटा करके फाउंडेशनल स्टेज में शामिल कर दिया गया है। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में शामिल कर दिया गया। तो प्राइमरी का कक्षा 1 और 2 अब किस में चला गया? फाउंडेशनल स्टेज यानी बुनियादी स्तर में। प्रश्न हमसे कक्षा 1 से 5 तक की बात की गई है। 1 से 2 तक तो हमने तय कर लिया। अब कक्षा 3, 4 और 5 की अगर मैं बात करूं तो पहला देखिए हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था? 5 + 3 + 3 + 4। तो 5 तो हमने पढ़ लिया। अब अगला जो 3 है, अगला जो 3 वर्ष है उसमें प्राइमरी का कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 तीनों को मिला देंगे तो टोटल कितने वर्ष आ जाएंगे? 3 वर्ष आ जाएंगे, 3 ईयर आ जाएंगे। तो वही 3 यहां पर रिप्रेजेंट किया गया है। और ये जो 3 वर्ष होगा ये प्राइमरी का होगा। ये किसका होगा? प्राइमरी का होगा। तो ये वाला जो कक्षा 1 और 2 था ये प्राइमरी का स्टेज अब नहीं माना जाता है। इसको हम लोग फाउंडेशनल स्टेज में मानते हैं यानी बुनियादी स्तर में मानते हैं। और अगला कक्षा जो था 3, 4, 5 ये प्राइमरी में चला गया है। और इसके जो 3 वर्ष हैं वो किस में चले गए हैं? प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि इसी को हम लोग आरंभिक स्तर बोलते हैं। विकल्प नंबर 1 और सी दोनों सही है, क्योंकि कक्षा 1 से 5 बोला गया था ना, तो कक्षा 1 से 2 तक तो यहाँ फाउंडेशनल स्टेज में यानी बुनियादी स्तर में है, और कक्षा 3, 4, 5 जो है वो आरंभिक स्तर में है। विकल्प नंबर ए और सी सही जवाब होगा। चलिए ऑप्शंस में चलते हैं। देखिए दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है ए और सी, इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? प्रक्रिया कौशल क्या होता है? इसे अंग्रेजी में प्रोसीजरल स्किल बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि साइकिल चलाना जो है इसे हम लोग प्रक्रिया कौशल बोलेंगे, या फिर लेख लिखना ये प्रक्रिया कौशल होता है, क्योंकि इसमें चरण दर चरण चलने की बात होती है। लेकिन जब भी कोई
एक तरीके से सूत्र बताने की बात है तो उसे प्रक्रिया कौशल नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहां पर सूत्र बताने के दौरान बच्चा उसे रटा हुआ है और उसमें कोई भी स्टेप फॉलो नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया मानचित्रण करना, यानी मानचित्र बनाने के सेंस में कहा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं प्रोसेस से होकर के बच्चा गुजरेगा, अचानक से तो पूरा मानचित्र एक बार में बना नहीं देगा, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रक्रिया कौशल से जुड़ा हुआ है और प्रश्न हमसे निगेटिव सेंस में पूछा गया था। क्रियाशील परिवर्तनों को परिभाषित करना, देखिए जो एक तरीके से क्रिया परिवर्तन जो है वो क्रियाशील है, यानी कि लगातार परिवर्तन हो रहा है, यानी कि प्रोसेस चल रहा होगा ना। जैसे कि मान लीजिए कि एक कोई आप एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें लगातार चीजें बदल रही हैं, तो वो प्रोसेस दर प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस दर प्रोसेस बदल रहा है, यानी वो स्टैटिक नहीं है, तो इसे हम लोग प्रक्रिया कौशल मानेंगे। इस वजह से ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे निगेटिव वाला पूछा गया था। तथ्यों का अनुस्मरण करना, अनुस्मरण यानी कि रिकॉल करने की बात की जाती है। तो यहां पर क्या होता है, जब भी किसी पुराने सूचना को जो हमारे माइंड के सबकॉन्शियस माइंड में सेव है, या फिर आप कह सकते हैं कि स्कीमा में जो सेव है, उसको हम लोग रिकॉल कैसे करते हैं। जैसे कि पुराने जो हमारे मन में जो भी विचार थे, उन विचारों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, यानी उसको फिर से अपने कॉन्शियस माइंड में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक चरण दर चरण प्रक्रिया है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, परिकल्पना की जांच करना। अब एज ए टीचर जब हम लोग बच्चे के कॉन्सेप्ट की जांच कर रहे होते हैं, तो वहां पर स्टेप्स की बात नहीं होती है, इसी वजह से ये प्रक्रिया कौशल नहीं है। और चूंकि हमसे नेगेटिव वाला पूछा गया था, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, थीम परिवार और मित्र में कौन सा उप थीम है। तो देखिए, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं ये थीम है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि हमसे उप थीम पूछा गया था। भोजन और जल, ये भी थीम है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। हमारा आश्रय, ये भी थीम है। लेकिन अगर बात करें कार्य और खेल, तो ये कोई थीम नहीं होता है, बल्कि उप थीम है परिवार और मित्र का। टोटल ईवीएस में 6 थीम बताए गए हैं, और पहला थीम जो कि परिवार एवं मित्र है, उसके 4 उप थीम बताए गए हैं। उन्हीं 4 उप थीम में से पहला, ये दूसरा वाले विकल्प में दिया गया है कार्य और खेल। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक अपसारी प्रश्न है जो पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका अपनी छात्राओं के सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए पूछेगी। सृजनात्मक क्षमता को प्रोत्साहित करना है, यानी कि बच्चे को क्रिएटिव बनाना है। तो क्रिएटिव बनाने के लिए वो वाला प्रश्न बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग करने का मौका मिले, यानी अपने मौलिक विचारों का यूज करने का मौका मिले। जैसे कि देखिए, 2 तरीके से मैं प्रश्न पूछ रहा हूं। पहला प्रश्न ये है कि भारत की राजधानी क्या है, भारतवर्ष की राजधानी क्या है। तो इसमें बच्चे को अपने मौलिक विचारों का यूज ही नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बचपन से इस चीज को रट रहा है। तो इसे हम लोग क्रिएटिव, इससे बच्चे में क्रिएटिविटी जनरेट नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि भारत में गरीबी को दूर करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, तो इसमें प्रत्येक बच्चे के उत्तर अलग आने की संभावना है। प्रत्येक बच्चे को अपने मौलिक विचार के हिसाब से इसका उत्तर देना होगा, यानी कि वो वाला विकल्प जिसमें बच्चा चिंतन कर पाए, मौलिक विचारों को एकत्रित कर पाए, वो वाला एक तरीके से अपसारी चिंतन में, और उसके माध्यम से बच्चे को क्रिएटिव बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि खुले सिरे वाला प्रश्न होना चाहिए बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए, बंद सिरे वाला प्रश्न नहीं होना चाहिए। खुले सिरे वाला प्रश्न किसे बोलते हैं? ऐसा प्रश्न जिसके कक्षा में अगर 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चे के उत्तर अलग अलग आने की संभावना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा उसको अपने मौलिक विचारों के हिसाब से उत्तर दे रहा होता है। और बंद सिरे वाला प्रश्न किसे कहते हैं? ऐसा प्रश्न जिसके सभी बच्चों के द्वारा एक ही उत्तर केवल संभव ही है। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो इसका एक ही उत्तर संभव है, तो इसे बंद सिरे वाला प्रश्न कहते हैं। ठीक है, चौथे विकल्प से शुरुआत करेंगे, पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। तो इसका रीजन है क्लोरोफिल की वजह से, तो ये तो सबको पता है, तो इसका एक ही उत्तर संभव ही है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये बंद सिरे वाला प्रश्न है। लवण के विलयन से आप लवण कैसे पृथक करेंगे, तो इसका जो प्रोसेस है वो फिक्स है। ठीक है, यानी प्रत्येक बच्चे का एक ही उत्तर आएगा, एक ही उत्तर संभव है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। मृदा में प्याज के बीजों को बोने से लेकर के फसल काटने तक के चरण कौन से हैं, तो जो स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वही फिक्स है। ऐसा नहीं है कि आप पहले फसल को काटेंगे तब बीज बोएंगे, जो चरण फिक्स है वो फिक्स है, यानी प्रत्येक बच्चे का एक ही उत्तर कॉमन उत्तर आएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं आएगा। एक ही विकल्प बचा, दिल्ली जैसे शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे। ये विकल्प, ये ऐसा विकल्प है, ऐसा प्रश्न है जिसमें प्रत्येक बच्चे को उत्तर देने के लिए अपने मौलिक विचारों का प्रयोग करना होगा, यानी कि ये खुले सिरे वाला प्रश्न है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थियों द्वारा पर्यावरण अध्ययन के सीखने का गत्यात्मक, समग्र तथा अनुभवात्मक प्रकृति का उत्तम आकलन किया जा सकता है। देखिए, जो कुछ भी बच्चा विद्यालय में सीख रहा है, क्या वो दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर पा रहा है, इसे ही हम लोग बोलते हैं एक तरीके से गत्यात्मक, समग्र और अनुभवात्मक प्रकृति का आकलन करना। जैसे कि देखिए, जो कुछ भी बच्चा कर रहा है, क्या वो प्रैक्टिकली उसको यूज कर पा रहा है, उसे हम लोग गत्यात्मक बोल देंगे। समग्र यानी कि 360 डिग्री असेसमेंट की बात जो
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करता है, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास कब होगा? यानी कि जब बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में सीख रहा है उसको अपने परिवेश में यूज कर पाए, अपने समाज में उसको परिलक्षित कर पाए अपने व्यवहार में, ठीक है। और अनुभवात्मक प्रकृति का मतलब कि जैसे जो कुछ भी कक्षा में उसने अनुभव किया है उसी अनुभव का दैनिक जीवन में प्रयोग कर पाना, इसे ही आधार बना करके हम लोग उत्तर ढूंढेंगे। पहला दिया गया क्रम निर्धारण मापनी। क्रम निर्धारण मापनी में क्या होता है कि 3, 4, 5 मापदंड होते हैं और उन्हीं मापदंड पर बच्चे का मूल्यांकन किया जाता है। तो इसे हम लोग उत्तम नहीं मानेंगे। क्यों नहीं उत्तम मानेंगे? क्योंकि हमसे ये पूछा गया है कि उत्तम आकलन किया जा सकता है। उत्तम आकलन तो तब होगा ना जब बच्चा कुछ परफॉर्म कर रहा होगा अपने दैनिक जीवन से संबंधित और उसको अवलोकन करके एज ए टीचर हम लोग देख पाएं, क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल यानी जो कुछ भी बच्चे ने विद्यालय में सीखा है उसका दैनिक जीवन में प्रयोग कर पा रहा है या नहीं, ठीक है। तो क्रम निर्धारण मापनी में इसमें बच्चा एक तरीके से ज़्यादा नंबर पाने के लिए इसको गलत भी बता सकता है। कई बार आप लोग देखते होंगे कि इंटरव्यू में गलत सूचना दे दी जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हम अपने आप को अच्छा प्रदर्शन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम लोग रियल लाइफ में नेचुरल वे में गतिविधि कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं तो हम अपने व्यवहार को छुपा नहीं सकते हैं। उस दौरान बच्चे का सही तरीके से मूल्यांकन हो सकता है, ठीक है। तो क्रम निर्धारण मापनी निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पेन, पेपर, पेंसिल परीक्षा द्वारा, तो इसे भी बच्चा जो है वो रट करके उत्तर दे सकता है, तो इसे भी हम लोग उत्तम आकलन नहीं मान सकते, ठीक है। चौथा देखिए मौखिक परीक्षा द्वारा, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए समावेशी कक्षा में दृष्टि बाधित भी बालक होगा, श्रवण बाधित भी बालक होगा, तो मौखिक परीक्षा में सभी कंफर्टेबल नहीं होंगे, इसलिए इसे भी हम लोग निगेटिव मानेंगे। एक ही विकल्प बचा विश्वसनीय आकलन युक्तियां। विश्वसनीय आकलन युक्तियां क्या होती हैं? ऐसा कोई भी युक्ति, ऐसा कोई भी माध्यम जिसके माध्यम से बच्चा जो कुछ भी विद्यालय में सीखा है दैनिक जीवन या फिर गतिविधि के माध्यम से उसको परफॉर्म कर रहा है, तो उस दौरान मूल्यांकन करना। तो इसमें क्या होता है, जैसे टीचर कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें टीचर ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो बच्चा अपने व्यवहार को झूठ नहीं बोल सकता। वो जिस प्रकार से है उसका व्यवहार उसी प्रकार से दिखेगा। तो इसलिए ये विश्वसनीय आकलन युक्तियां जो है इसके माध्यम से बच्चे का सही तरीके से उत्तम आकलन किया जा सकता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ईवीएस पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।